गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा हम लोग पिछले लेक्चर में देखे हैं ऑब्जेक्टिव 450 ऑब्जेक्टिव हमने सॉल्व कर चुका है। उसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करेंगे आज 450 ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज हम लोग जो देखेंगे 450 ऑब्जेक्टिव के आगे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग पेन और कॉपी उठा के मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा आंसर और कमेंट में लिख दीजिएगा आंसर। सब अपना अपना आंसर लिखना। जो भी बच्चे अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं कृपया कर तैयारी में लग जाए और यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। ज्यादा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, सब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन बारी बारी से। 450 से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तो आप लोग सॉल्व कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है Na2H2O3 plus I2 gives Y plus NaI। इस प्रतिक्रिया में Y है क्या? Y के स्थान पर देना है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर रिएक्शन हम लोग सॉल्व करते हैं तो रिएक्शन में सबसे पहले देखेंगे इसकी रिएक्शन I2 के साथ करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोडियम आयोडाइड है पहले से प्रेजेंट। इसको अगर 2 टाइम कर लेते हैं तो ये बनता है Na4 बन जाता है, Na सोडियम जो है 4 टाइम बनता है। तो यहाँ पर तो एक टाइम इसको भी डबल कर लो, इसको भी क्या कर लेते हैं डबल। और डबल करेंगे तो अगर ये ऑप्शन चूज करते हैं हम लोग यहाँ पर तो देखिए सेटिस्फाइड हो जाता है Na2H4O6। अब यहाँ से करो, यहाँ सोडियम 4 बार है तो यहाँ 2 सोडियम और 2 सोडियम 4 सोडियम हो गया। यहाँ से सल्फर 4 बार है तो सल्फर 4 बार हो गया। यहाँ से 2 3 6 6 बार ऑक्सीजन है तो 6 बार ऑक्सीजन और I2 2 बार है तो यहाँ से 2 बार आयोडीन है। तो इस तरीके से ऑप्शन मेरा कौन सा चला जाएगा? बी। क्लियर है आप लोग? समझ में आ रहा है? तो लाइक कर दे आप लोग, सेशन को आगे बढ़ाइए। सबसे प्रबल अम्ल कौन है? सबसे प्रबल अम्ल की बात किया जाए तो इसमें सबसे प्रबल अम्ल होता है HClO2। HClO2 सबसे प्रबल अम्ल है। सबसे प्रबल अम्ल की बात किया जाए तो सबसे प्रबल अम्ल ऑक्सीडेशन स्टेट से भी पता कर सकते हैं, नहीं तो ऑक्सीजन देखना है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? यहाँ 4 बार है, यहाँ कितना बार है? 2 बार है, यहाँ 3 बार है और यहाँ कितना बार है? 1 बार है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल जो है HClO4 होगा और नहीं तो एक तरह एक मेथड और है उससे आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात है क्लोरीन को मानते हैं यार, ऑक्सीजन का -2 होता है और कितने टाइम ऑक्सीजन है? 4 टाइम है। इक्वल टू में 0 कर लो और हाइड्रोजन को होता है +1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटा दो तो कितना बचेगा? -7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू आएगा +7। तो यहाँ पर देखो इसका +7 होता है, इसका क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटा दो तो +5 हो जाएगा। इसका आता है 2, 2 में से 1 घटा दो तो +1 आता है और इसका 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटा दो तो +3 आता है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर इसी का शो कर रहा है, इसलिए सबसे प्रबल अम्ल कौन सा बनेगा? तो ये ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोग ए को जो है यहाँ मेंशन करते हैं। अब आता है निम्नलिखित में कौन नेस्लर अभिकर्मक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? तो नेस्लर अभिकर्मक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप जो देता है NaCl देता है, रॉक सॉल्ट मिलता है। ठीक है, याद रखना NaCl। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं? तो प्रथम पंक्ति में कौन कौन से संक्रमण तत्व होते हैं? तो साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन, टी, को, नी, क्यों, जान जलाती है। अब यहाँ पर जरा देख लेते हैं। साइंस टीचर विनीता कुमारी AFT है तो AFT भी है,
Mg नहीं है, Mg नहीं है, बाकी निकेल भी है और क्रोमियम भी है, क्रोमियम भी है और निकेल भी, लेकिन Mg नहीं, तो आंसर में कौन जाएगा? सी चला जाएगा। अब आता है कॉपर सदस्य है। कॉपर जो है सदस्य है, कौन सा श्रेणी का सदस्य है? तो श्रेणी में पूछेगा तो श्रेणी अगर संक्रमण में पूछा, प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी का तत्व है कि तृतीय है या चतुर्थ है, तो देखो कॉपर, कॉपर कहाँ मिला ये? तो ये आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का जो है सदस्य है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व, निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो याद रखना, कमरे के तापमान पर जो होता है धातु में मरकरी होता है और अधातु में जो होता है ब्रोमीन होता है। धातु में अगर पूछेगा तो मरकरी और अधातु में होगा ब्रोमीन। याद रखना, धातु में अगर पूछता है तो मरकरी और अधातु में पूछेगा तो ब्रोमीन। इस तरीके से हम लोग बताएंगे। कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे का टुकड़ा डाल देने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है। तो नीला रंग जो होगा किसमें परिवर्तित हो जाएगा? कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे का टुकड़ा डाल देने पर वो भूरा रंग का बन जाता है। किस रंग का बनेगा? भूरा रंग का बन जाता है। तो यहाँ पर भूरे रंग लिखेंगे ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है? तो याद रखना 4F, उसके बाद यहाँ पर एक लेंथेनाइड सीरीज होता है, एक होता है एक्टेनाइड सीरीज। तो लेंथेनाइड सीरीज में जो है संक्रमण धातु लेंथेनाइड श्रेणी, एक्टेनाइड लेंथेनाइड श्रेणी में 4F होता है। F ब्लॉक लेंथेनाइड श्रेणी का होता है और 5F होता है एक्टेनाइड। याद रखना, ये F ब्लॉक एलिमेंट्स की बात किया जाए तो F ब्लॉक जब भी स्टार्ट होगा 4F से होता है, फिर 5F, फिर 6F, फिर 7F, इस तरीके से चलता है। तो लेंथेनाइड श्रेणी 4F श्रेणी का सदस्य है। निम्नलिखित में जटिल यौगिक में किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होता है? अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे ज्यादा किसका होता है? तो अनुचुंबकीय की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा किस पर आयन आएगा? तो देखिए आयन की बात किया जाए, इस पर कितना पॉजिटिव है? 3, इसमें कितना नेगेटिव है? 4। अब देखो यहाँ पर बात किया जाए, ये वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल्स 2 के साथ जाएगा तो प्लस Ion2 चला जाएगा, प्लस 2 इस पर चार्ज जाएगा, इस पर क्या न्यूट्रल जाएगा। अब यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में कौन सबसे पूछा? तो सब पे यहाँ आयंस कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, लेकिन इस पे आयन कोई प्रेजेंट नहीं है, तो इस पे आयन 0 है। तो आयन 0 रहेगा तो अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा। ठीक है जी, आयन 0 रहेगा तो क्या होगा? अनुचुंबकीय। तो NiCO का होल 4 ये ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें तो CONH3 का होल 6 Cl3 किस प्रकार का जटिल यौगिक है? तो याद रखना, यहाँ पर धनायनिक जटिल यौगिक है, क्योंकि यहाँ पर ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में CO है, NH3 है, होल 6 और Cl3। तो याद रखना ये नेगेटिव होता है तो इस पर कैसा चार्ज पॉजिटिव, तो इसके बारे में जिक्र किया तो ये कैसा होता है? धनायनिक, धनायन वाला। तो धनायन वाला माने धनायनिक जटिल यौगिक है। अब ये है K3FeCl का होल 6 एक है द्विक्लवन है, द्विक्लवन तो होता ही नहीं, जैसे द्विक्लवन में MgCl2 और डॉट KCl डॉट NaCl इस टाइप का लवन होता है, तो ये त्रिक्लवन का हो गया। लेकिन ऐसा तो कोई लवन नहीं है, तो यहाँ पर इसको जो ऑप्शन देंगे साधारण है भी नहीं है। साधारण में जैसे NaCl होता है एक साधारण लवन होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अम्ल तो है नहीं, तो ये ऑप्शन कौन सा जाएगा? उपसहसंयोजक यौगिक। कौन सा जाएगा? उपसहसंयोजक यौगिक। ये इस तरीके से ऑप्शन चला जाएगा। क्लियर है आप लोग? चलिए, तो 461 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 462 नंबर। अच्छा, 461 का ऑप्शन उधर है, इधर हम लोग पढ़ते हैं। 461 में क्या है?
K3Cr, इसको ऑक्सीलेट बोलते हैं। ऑक्सीलेट में कार्बन 2 होता है और ऑक्सीजन कितना होता है, 4 होते हैं। ठीक है जी, ऑक्सीजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। इस टाइप का ये बनता है और इस पर कैसा चार्ज आता है, -2 चार्ज। याद रखना ऑक्सीलेट का स्ट्रक्चर यही होता है। तो ऑक्सीलेट O3 है में क्रोमियम का उपसहसंयोजी संख्या पूछा है, तो क्रोमियम का उपसहसंयोजी संख्या कितना होता है, याद रखना। ये ऑक्सीजन पर कितना होता है, जो है -2, कितना बार घेर के रखेगा, 3 3 दूनी कितना हो गया, 6। तो क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या माने उपसहसंयोजी संख्या 6 हो गया। ऑप्शन में है 6। तो ए ऑप्शन चला जाएगा इसका। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए, फर्स्ट वाला। उपसहसंयोजन यौगिक K4NiCN का होल 4 में, ये 4 जो है अंदर नहीं होगा बल्कि बाहर होगा, में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या उसको X मानेंगे और Cn का होता है -1। कई बार Cn है 4 बार और पोटेशियम का है 4 बार, तो 1 +1 इंटू कितना बार, 4 बार। ठीक है, ये +1 और इंटू कई बार, 4 बार है। तो ये 4 हो गया और +1 हो गया और 4 इकाई 4 हो गया। ठीक है, इक्वल टू में 0 हो गया, 4 कट गया तो x इक्वल टू में 0 आ गया आंसर। तो ए का ऑप्शन, ए इसका ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है जी। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण किसके आधार पर किया जाता है, तो याद रखना कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसका शुद्धता का लक्षण जो होता है गलनांक के बेसिस पर होता है। जितना उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा उसी के आधार पर जो है उसका उस ठोस का जो शुद्धता का लक्षण की ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाए यहाँ पे समान सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक हैं। तो देखो CnH2n+2 जो है अल्केन है, क्या है, और एक होता है CnH2n, ये अल्कीन है, और एक होता है CnH2n-2, ये अल्काइन है। तो अल्केन की बात किया जाए तो सामान्य सूत्र ये किसका दिख रहा है, अल्केन का दिखेगा। ठीक है, इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या होता है। इथाइन का सूत्र होता है ऐसा, इथाइन का सूत्र होता है ऐसा। ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, पाई बॉन्ड पूछा है तो ऊपर नीचे पाई बॉन्ड होता है, बीच में सिग्मा होता है, और ये सिग्मा ये सिग्मा। तो कितना पाई दिख रहा है, 2 पाई, इसलिए ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, बी। तो इथाइन में कितने पाई होते हैं, 2 पाई होते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आता है कि सबसे स्थिर कार्बोनियम कौन सा है, सबसे स्थिर कार्बोनियम कौन सा है। सबसे स्थिर कांस्टेंट की अगर बात किया जाए स्थिर वाला, तो ये बेंजीन रिंग है। तो बाकी सब ये क्या है, ओपन चेन वाला है। ये डबल बॉन्ड तो होगा ही नहीं क्योंकि इस पे लगता ही नहीं है। जब भी होगा तो ये बेंजीन है, बेंजीन पर ये कार्बोकैटायन है, इसलिए सबसे ज्यादा अस्थिर ये बेंजीन वाला होगा। ठीक है, अभिक्रिया C2H5Br अल्कोहलिक KOH बोला है, तो अल्कोहलिक KOH ऑलवेज अल्कीन देता है, याद रखना। अल्कोहलिक KOH क्या देता है, हमेशा अल्कीन। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में तोड़ के निकालते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं C2H5Br को CH3 CH2 और Br, इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर KOH देंगे। अब ये अल्कोहलिक KOH है तो यहाँ से K और Br बाहर हो जाएगा, K Br बाहर हो गया। अब बचेगा क्या, OH, यहाँ से एक H निकलेगा, एक OH निकलेगा, तो यहाँ पर H2O भी जल्दी बाहर निकलेगा और प्लस में बचेगा क्या, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, अर्थात ये क्या बन गया, ये बन गया इथीन। ए ऑप्शन चला जाएगा। KBr और OH और यहाँ से एक H निकालेंगे तो यहाँ पर H2O भी बन गया, ये डबल बॉन्ड आ गया। तो अल्कोहलिक KOH याद रखना, जब अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराया जाता है तब अल्कीन देता है, क्या देगा, अल्कीन ग्रुप। तो ये अल्कीन ग्रुप हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है। मिथॉक्सी और मीथेन बोला है तो सबसे पहले ऑक्सीजन रहेगा और मिथॉक्सी मतलब एक कार्बन और मीथेन
मीथेन मीन्स एक कार्बन, तो यही आपका हो गया मिथॉक्सी मीथेन, आंसर में ए चला जाएगा। ठीक है, ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो तीन इसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तीन इसमें अल्कोहल ग्रुप रहता है तो ग्लिसरॉल कहलाता है। तीन इसमें अल्कोहल ग्रुप रहेगा तो ग्लिसरॉल कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ये चला जाएगा। डायरेक्ट इसको याद रखना, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला। अब आओ इधर, इथेनॉल को सांद्र गर्म काल की अधिकता में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या देगा? तो यार इथेनॉल है, तो इथेनॉल का सूत्र है CH3 CH2 और OH। इथेनॉल है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 के संपर्क में करेंगे, कोई भी एसिड डालते हैं ना तो उसका पानी निकलता है। क्या निकलेगा? पानी। तो जब एसिड हम लोग डाल देंगे तो पानी निकलेगा, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन ये OH के साथ निकल जाएगा पानी, और ये क्या बनाएगा? CH2 डबल बॉन्ड, और ये CH2, ये बन गया अल्कीन। क्या बना? अल्कीन। अल्कीन में इसका नाम होता है इथीन। क्या है? इथीन नाम है। ये बात समझ में आया? इथीन, इथीन कहाँ है? यहीं पर है इथीन, देख लो यही इथीन है, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। देखो इथीन है या नहीं है? तो इथीन है। इथाइल एसीटेट एवं अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्रतिक्रिया कर बनाता है इथाइल एसीटेट। चलिए देखिए, हम लोग रिएक्शन बनाएंगे तो समझेंगे। इथाइल एसीटेट की बात किया जाए, एसीटेट, इथाइल एसीटेट, एसिड मतलब 2 कार्बन, इथाइल मतलब 1 कार्बन, तो यहां पर CH3 O CO और CH3, इथाइल एसीटेट, ईस्टर 8 सफिक्स। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहला बात है CH3 Mg और Br के रिएक्शन होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? इसको तोड़ लेंगे। इसको तोड़ेंगे तो ये वाला कार्बन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, समझे? और ये मैग्नीशियम जो है इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, ये मैग्नीशियम इसके ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर ऐसा बन जाएगा। देखो CH3 CO Mg और Br, और यहां पर बन जाएगा CH3, और ये जैसे है O और ये CH3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा? इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करा दो। किसके साथ? वाटर के साथ, जल के साथ जैसी कराएंगे तो अब ये वाला जो है H इसके साथ चला जाएगा, और ये वाला OH इसके साथ चला जाएगा। अब बताओ यहाँ पर अगर बात करते हैं तो Mg और Br और OH इधर निकल गया, बचेगा क्या? CH3 COH, ठीक है, OH, और यहाँ पर क्या बना? OCH3, और ये क्या बना? CH3। अच्छा, ये जो CH3 2 है, ये 2 कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तो ये बनेगा डाई मिथाइल ईथर, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इथीन या इथेनल। तो ये ईथर ग्रुप में आता है, तो ईथर ही ग्रुप बनेगा, तो इसलिए ऑप्शन इसका कौन सा चला जाएगा? इसका ऑप्शन सी चला जाएगा। ईथर ग्रुप है ना, ROR ईथर ग्रुप है, तो ये इसका डाई मिथाइल ईथर के रूप में ये बनेगा। ठीक है जी। अच्छा, ये भी ब्रेक डाउन हो जाता है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो डाई मिथाइल ईथर के रूप में ले लेगा। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इथाइल एसीटेट एवं, अच्छा ओ ऑप्शन गलत हम कर दिए हैं। ओ ये अच्छा, इसका तो इथीन था, सॉरी ये इथीन है, और इथाइल एसीटेट ये वाला है ना, तो कई डिग्री अल्कोहल पूछा था, तो एक कार्बन था, यहाँ पर CH3 था, यहाँ भी CH3 था, और ये OH था, और ये O और CH3 था,
तो ये कार्बन जो है दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो कार्बन से जुड़ने वाले अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। आंसर नंबर ए चला जाएगा, ए ऑप्शन चला जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 और OH। तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। इस पर अगर कोई भी वैल्यू लेके आप पुट कर सकते हैं तो शायद ये आएगा C2H5 और OH। मान लो ये के जगह मैंने 2 रखा तो ऐसा कोई वैल्यू आएगा C2H5 OH। इसको अगर ऐसे सॉल्व करते हैं तो CH2 CH3 CH2 और OH। तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो देखो कीटोन यही है, R और CO है। CO को बोलते हैं कीटोन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा यहाँ पे? बी चला जाएगा। चलिए, प्रतिक्रिया CH3 CH2 एल्डिहाइड है, X के स्थान पर ये ऐसा है और ऐसा अल्कोहल बनाया है। तो एल्डिहाइड के आपको पता होना चाहिए कि लाहा एक ऐसा उत्प्रेरक है जो कार्बन और ऑक्सीजन वाले को अल्कोहल में बदल देता है। तो यहाँ पर लाहा शब्द का यूज किया जाएगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम ये कार्बन ऑक्सीजन है ना, इसको अल्कोहल में बदलेगा। बाकी कहीं चेंज नहीं हुआ, सब जगह सेम है, सब जगह सेम है। तो जब सब जगह सेम है, चेंज नहीं हुआ है, इसको चेंज किया अल्कोहल में बदला तो लाहा लगाएंगे। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये कार्बन और ऑक्सीजन वाले को अल्कोहल में, कार्बन नाइट्रोजन वाले को एमीन में और कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाले को भी एमीन में बदलता है, याद रखना। ठीक है, चलिए अब देखिए निम्नलिखित में कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? तो कैनिजारो रिएक्शन से होकर गुजरेगा एस्टल्डिहाइड। कौन सा डिहाइड? एस्टल्डिहाइड। कैनिजारो रिएक्शन एस्टल्डिहाइड देता है। क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की बात किया जाए तो अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात करें तो यहाँ पर एटलीस्ट 3 होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन कम से कम कितना होना चाहिए कैनिजारो के लिए? 3। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे? यहाँ पर CHO है, यहाँ पर आगे जाएंगे, सॉरी ये C और ये H है, यहाँ पर जाएंगे तो C और ये H है, इस तरीके से। तो ये फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन को अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है और 3 हाइड्रोजन है तो ये कैनिजारो रिएक्शन देगा, अन्यथा ये नहीं देगा। तो बताओ यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, जस्ट बगल में एक ही अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए ये नहीं देगा। ये एल्डिहाइड है, इसके जस्ट बगल में 2 हाइड्रोजन, ये भी नहीं देगी। फॉर्मल्डिहाइड तो इस पे अल्फा कार्बन है ही नहीं है, तो इसमें इसलिए अल्फा कार्बन किस पे है? ए वाला पर, इसलिए अल्फा कार्बन के जस्ट बगल वाला हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर इस तरीके से ये ऑप्शन चला जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर फॉर्मिक अम्ल बनता है। याद रखना, फॉर्मल्डिहाइड को गर्म करने पर फॉर्मिक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनेगा? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मल्डिहाइड को गर्म करने पर फॉर्मिक अम्ल बनता है। फॉर्मल्डिहाइड को गर्म करने पर क्या बनेगा? फॉर्मिक अम्ल। चलिए, तो हम लोग 476 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे कि कहाँ पे? निम्नलिखित में कौन प्रबलतम भस्म है? प्रबलतम भस्म कौन सा है? तो याद रखना, प्रबलतम भस्म में 2 डिग्री एमीन प्रबलतम भस्म होता है। कै डिग्री एमीन? यहाँ पर 2 डिग्री एमीन है। जब Na से दिख जाए तो 2 डिग्री एमीन बोलेंगे, तो 2 डिग्री एमीन को प्रबलतम भस्म बोलते हैं। 3 डिग्री को नहीं, ना ही 1 डिग्री को, क्योंकि इसका जो NH चलता है पहले, उसके बाद 3 डिग्री चलता है, उसके बाद 1 डिग्री चलता है। 2 3 मैंने 231 कोड याद रखना, 231 कोड याद रखना, 2 3 1। ठीक है जी, अब आ जाए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। CH3 CH2 NH2 को कहा जाता है। CH3 CH2 और NH2 को कहा जाता है तो इसको बोलते इथाइलेमीन, बिल्कुल सही बात है। प्रोपाइलेमीन गलत बात है। मिथाइलेमीन, मिथाइल में एक कार्बन है, यहाँ तो 2 है इसलिए ये भी गलत। अमोनिया बोलेंगे तो NH3 को प्योर अमोनिया बोला जाता है, इसलिए इथाइलेमीन ऑप्शन सही है।
इथाइल एमीन ऑप्शन सही है। क्लियर है आप लोग? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 479 क्वेश्चन पे। आ जाओ इधर। यहाँ एक ट्रिक समझना है, जहां जहां देखना SnHCl FeSCl H2PD मुंड 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 रोजन मुंड SnHCl, ठीक है? तो SnHCl FeSCl H2PD ये NO2 वाला को एमीन में बदलता है। NO2 वाला को किसमें? NO2 को NH2 में बदलने के लिए ये उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। SnHCl FeSCl H2PD मुंड 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 रोजनमुंड रिएक्शन। तो यहाँ पर ये समझ जाना, रोजनमुंड रिएक्शन लग रहा है, NO2 को NH2 में बदलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन याद रखना है, NH2 वाला कहाँ है? ये वाला ऑप्शन है, इसलिए बी ऑप्शन चला जाएगा। चलिए यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ठीक है? कमेंट में यस लिखिए। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉलीथीन है क्या? पॉलीथीन क्या है? ताप सुगठित प्लास्टिक है, ताप दृढ़ प्लास्टिक है, फाइबर है, या इनमें से सभी है? तो पॉलीथीन एक ताप दृढ़ प्लास्टिक होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा को बहुलक का एक उदाहरण है? तो बहुलक का उदाहरण है बुनायस, टेफ्लॉन, PVC और पॉलीप्रोपिलीन। तो यहाँ पर बुनायस बहुलक का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुलक, अच्छा कोपॉलीमर बोला है ना, बहुलक। हाँ, तो बहुलक में जो है बुनायस होगा। ठीक है, बहुलक में बुनायस होगा। कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता है ओलिगोसैकराइड कहलाता है। ओलिगोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट का एक ऐसा बहुलक है जो जिसको और अधिक मात्रा में जलांशन नहीं कर सकते, तो ओलिगोसैकराइड इसका आंसर चला जाएगा। सुक्रोज मतलब चीनी का सूत्र पूछा है, C/H22 को 11, ये गलत ऑप्शन है। ये C/H24 भी गलत है, C/H22 को 11, ये बी ऑप्शन चला जाएगा। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो लाल लिटमस को नीला कर देता है अमोनिया। याद रखना, लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। कौन करेगा? अमोनिया करेगा। ठीक है जी, लाल लिटमस को नीला कर देता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता, क्या उत्पन्न नहीं करेगा मानव शरीर में? मानव शरीर में क्या क्या नहीं होता है ये देखना है। सबसे पहले विटामिन तो नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम होगा, DNA भी है, हार्मोन्स भी है, लेकिन विटामिन मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता। इसलिए हम लोगों को विटामिन की आवश्यकता होता है, बाहर से लेते हैं हम लोग। तो बाहर से विटामिन लेते हैं तो ये हम लोग के लिए अनावश्यक एमिनो एसिड है। ठीक है, चलिए प्रतिजैविक जिसका प्रयोग टाइफाइड के निदान में किया जाता है क्लोरोफेनिकॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? टाइफाइड में याद रखना, टाइफाइड में जो है एंटीबायोटिक है, क्लोरोफेनिकॉल लेंगे तभी हम ठीक हो सकते हैं, नहीं तो जेनुअन अगर जो भी बीमारियों में मेडिसिन दिया जाता है तो उससे ठीक नहीं होगा। इसीलिए टाइफाइड वगैरह होता है तो उसका अलग से डोज चलाया जाता है, कुछ दिन तक रहता है वो, और उसका अलग ट्रीटमेंट ही किया जाता है। तो क्लोरोफेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होता है? तो याद रखना, धातुओं का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 12 होता है। कितना होता है? 12।
कितना होगा जी 12। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में धातुओं का पैकिंग जो है 12 होता है। निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय संख्या 8 होता है? तो याद रखना Na और Cl के Cl ये जो होता है 8 कॉर्नर पर ही होते हैं, 8 कॉर्नर पर होते हैं। तो एक अगर Cl कोना पर है तो इसको 8 वो जो है क्लोरीन छेकेगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। बाकी ये सबका नहीं होगा, ये संक्रमण तत्व वाला सब, इसलिए पोटेशियम आंसर इसका जाएगा। ठीक है जी। चलिए ऑप्शन हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड में होता है कांच। क्या होता है? कांच। तो इसको क्वार्ट्ज कहते हैं, क्वार्ट्ज ग्लास, SiO2 एलम और SiC नहीं, क्वार्ट्ज ग्लास होता है। ठीक है। निम्नलिखित में विलयन के किस के लिए कौन अनुसंख्या गुण धर्म है? विलयन के लिए प्रासरण दाब है, बाकी सब ये नहीं है। प्रासरण दाब ही अनुसंख्या गुण धर्म है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। निम्नलिखित में कौन से ताप द्वारा प्रवाहित नहीं होता था? ताप द्वारा हमेशा और हमेशा कौन प्रवाहित नहीं होगा? तो मोलरता हो जाएगा, लेकिन मोलरता नहीं होगा। ताप द्वारा प्रवाहित नहीं होता है कौन? मोलरता। बाकी ये जो है ये मोलरता जो होता है द्रव्यमान संबंधी होता है, फॉर्मलता आयतन संबंधी है, नॉर्मलता आयतन संबंध है, और मोलरता भी आयतन पर डिपेंड करता है। इसलिए ये सब आयतन पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। इस कारण से मोलरता पर कोई भी ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो निम्नलिखित में जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है? तो अधिकतम की बात किया जाए, अमोनियम नाइट्रेट NH4 पर पॉजिटिव आयन है, NH4 पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव, इस पर 2 ही आ गया चार्ज। ठीक है। NaOH इस पर भी 2 चार्ज है, और KNO3 इस पर भी 2 चार्ज, लेकिन सोडियम पर 2 1 3 चार्ज होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है जी। सोडियम के लिए 1 होता है, SO4 पर 2 निगेटिव होता है, तो दोनों को ऐड करके कितना होगा? 3। तो 3 होगा, तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? बी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, एक घोल जिसका प्रासरण दाब 300 केल्विन पर इतना हो जाए। देखिए चलिए देखिए, प्रासरण दाब की बात किया जाए तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। प्रासरण दाब हम लोग पढ़े होंगे। अच्छा, आदर्श गैस समीकरण PV = nRT होता है कि नहीं होता है? प्रासरण दाब PV बराबर CRT होता है। क्या होता है? CRT। तो हम जानते हैं ना, C बराबर होता है कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में मोल बाई वॉल्यूम, मोल बाई सांद्रता के टर्म्स में C = मोल बाई वॉल्यूम होता है। तो जहां पर यहाँ पर जो है PV को अच्छा, प्रासरण दाब को P से या फिर पाई से भी डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर पाई भी बराबर CRT भी यहाँ कर सकते हैं। जरा बात कर लेते हैं, क्या करेंगे? अच्छा, nRT पहले था ना, एक सेकेंड, पहले nRT लिखो, nRT। ठीक है, उसके बाद CRT में बदलेंगे। अब जरा बताओ, P के चेंज करके पाई में कन्वर्ट कर दिए या नहीं? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसको नीचे लिया, इसको इधर लिया, तो पाई बटा RT = n/v। ठीक है। अब कर रहा है साधारण ज्ञात करना, कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात करना है। तो पाई बाई RT = n/v को हम लोग क्या माने हैं? C, कॉन्सेंट्रेशन C। तो पाई का वैल्यू गिवन है, पाई का वैल्यू गिवन है, कितना होता है? यहाँ पर पाई = ये क्या है? वायुमंडलीय दाब है ना। हाँ, इतना पाई का वैल्यू है। प्रासरण दाब जो है गिवन है, जिसका प्रासरण दाब 300 केल्विन पर इतना है, तो 0.0821 और बाई में
आर का वैल्यू भी होता है इतना ही होता है 0.082 आर का वैल्यू होता है, तो इसका वैल्यू भी इतना ही होगा और इंटू में 300 केल्विन होगा। ठीक है, अब इसको काट देंगे और 1/300 केल्विन आएगा इसका सी का वैल्यू, तो इसको लिखेंगे जैसे काटेंगे तो इतना आएगा 0.03 और 3 अभियान आएगा। यही आपका ऑप्शन चला जाए, तो ये ऑप्शन हो गया आपका 0.033 एम। क्लियर है, इसको आप नोट डाउन भी कर लो। बहुत अच्छा जो है न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसको आदर्श गैस समीकरण करते हैं। आदर्श गैस समीकरण के बेस पर ही जो है प्रसरण दाब यहाँ पर कॉल किए हैं। ठीक है जी, चलिए इसको जल्दी से आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट डाउन करें। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं। 494 खत्म, तो अब हम लोग इधर चलेंगे। HCl और H2O, HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होता है। तो HCl और H2O जहां जहां देखना, याद रखना, HCl और H2O अम्ल और पानी जहां जहां स्थिर क्वाथी मिश्रण की बात किया जाए तो 20.2% HCl ही होता है। सब में HCl ही है, लेकिन कितना परसेंट ये सब नहीं होगा, बल्कि 20.2% होता है। इसको याद रखने की जरूरत है। प्रासरण दाब बढ़ता है, प्रासरण दाब बढ़ेगा तो तापक्रम बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं, तापक्रम घट जाता है तो यहाँ पर आयतन बढ़ जाता है प्रासरण दाब बढ़ने पर। ठीक है जी, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो द्वितीयक सेल लेड स्टोरेज बैटरी होता है, बाकी ये प्राथमिक सेल है, साधारण सेल है, इनमें से सभी। तो लेड स्टोरेज बैटरी को हम लोग द्वितीयक सेल बोलते हैं। सीसा संचायक सेल इसी को कहा जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है किससे प्रभावित होता है? तो ताप से प्रभावित होता है, ताप से, टेम्परेचर से प्रभावित हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना। अब यहाँ पर किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला तो विलयन की मोलारिता ज्ञात करना है। तो मोलारिता बराबर 200 ml है तो वॉल्यूम इसका 200 ml गिवन है और 2 ग्राम है तो 2 ग्राम क्या है? NaOH है। ठीक है, उसके बाद NaOH का जो आणविक द्रव्यमान कितना होता है? NaOH का 40 होता है। कैसे? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल जोड़ करके 40। तो मोलारिता इक्वल टू होता है WB गुना 1000 और बटा MB और इंटू V। यही फार्मूला होता है इसका। अब बताओ, वॉल्यूम 200 है, यहाँ पर नीचे लिखते हैं तो M इक्वल टू वॉल्यूम कितना है इसका? अच्छा, WB 2 ग्राम, क्योंकि 2 ग्राम जो है NaOH 200 ml बिलियन में डाल दिया गया, तो जो डालते हैं, जिसको डालते हैं उसको विलेय कहते हैं। तो विलेय कितना? WB का मतलब विलेय का द्रव्यमान, तो ये 2 ग्राम हो गया, इंटू में 1000 हो गया और बाई में MB, आणविक द्रव्यमान इसका MB, इसी को MB कहते हैं। तो MB कितना हो गया तुम्हारा? 40 और गुना V कितना, वॉल्यूम कितना है? 200 ml है, तो ये 200 ml हो गया। 2 से काट दो, 2 5 10, 40, 2 चौक 8, 1 बटा कितना हो गया? 4। 1/4 का मतलब होता है 4 से डिवाइड कर दो 1 में, कितना आएगा? 0.04 दूनी 8, बचा कितना? 2 और 0 4 5 20, अर्थात कितना आया? 0.25 मोल। जो है कौन सा ऑप्शन है? 0.25, ए ऑप्शन चला जाएगा इसका। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के प्रोग्राम में। ठीक है जी, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलन ताप के नीचे गर्म किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं जो है
अधिकता में भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? भर्जन बोलेंगे। ठीक है। कॉपर सल्फेट के घोल में अधिकांश KI डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो क्यूप्रस क्लोराइड का होता है। क्यूप्रस क्लोराइड का फार्मूला होता है Cu2I2। मालाकाइट अयस्क होता है, किसका होता है? तो जिंक का होता है। मालाकाइट अयस्क जिंक का होता है। NaOH इनमें से किसे कहते हैं? कास्टिक सोडा को, ध्रुवीय सोडा को, कास्टिक पोटाश को, इनमें से कास्टिक सोडा को बोलते हैं NaOH। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आप लोग पढ़ते हैं। सल्फाइड अयस्कों का साधारण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का साधारण जो होता है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। कौन सा विधि? फेन उत्प्लावन विधि। नल जल का सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इतना सिंपल बात पूछा है। कार्बन का होता है 6 1s2 2s2 2p4। तो 2p4 कहाँ है? 1s2 2s2 2p4, ये डी ऑप्शन चला जाएगा। NaOH एक है, एक क्या है? तो NaOH एक क्षार है। क्या है? क्षार है। NaOH क्या है? क्षार के रूप में बिहेव करता है। निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता है? तो जल पर O2 गैस जो है एकत्रित नहीं कर सकते हैं। जल पर O2 गैस एकत्रित नहीं किए। हीलियम का सूत्र क्या होता है? तो हीलियम का He होता है। आवर्त सारणी में द्वितीयक आवर्त में तत्वों की संख्या, तो दूसरा आवर्त, पहला आवर्त में 2, दूसरा आवर्त में 8, तीसरा में 18, तो दूसरा आवर्त में जो है बी ऑप्शन चला जाएगा। ऑक्सीजन और ओजोन समभारिक है, समावयवी है, समस्थानिक है, अपरूप है। तो ऑक्सीजन O2 और O3 एक समस्थानिक होता है। क्या होता है जी? समस्थानिक होता है। नहीं, समस्थानिक अपरूप होता है। क्या होगा? अपरूप। तो इस तरीके से निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो धातु में पूछा है, मेटल में पूछा है, तो पारा होगा। निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है, तो सबसे कम भास्मिक होता है यहाँ पर Ni3। ठीक है। H2SO4 है, कैसा भास्मिक है? तो द्विभास्मिक अम्ल है। अच्छा, ये पूछा है H2SO4 क्या है? तो एक अम्ल है। ठीक है जी। त्रिक्षारिकीय अम्ल कौन सा है? 3 क्षारक वाला। तो 3 क्षारक वाला यहाँ पर H3 ऐसा लिख लेंगे। ठीक है। OH OH और OH, ये 3 क्षारक वाला होता है। OH OH और OH त्रिक्षारकीय, तो ये ऑप्शन चला जाएगा। अच्छा, इसका जो ऑप्शन जाएगा XeF2 के अणु की आकृति कैसा होता है? तो यहाँ पर Xe होगा अणु में, और इधर भी F होगा और इधर भी होगा F। तो ये 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसलिए रेखीय इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखीय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो 2 ऊपर होगा, कहीं ना कहीं होगा जरूर। चलिए, तो यहाँ पर देखिए रेखीय है। तो आगे हम लोग जो है 116 तक 516 तक कर लिए हैं, और इसमें 50 क्वेश्चन और बच रहा है, वो कल हम लोग करके इसको पूरा क्लियर कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको पूरा कंप्लीट, 50 क्वेश्चन भी नहीं होगा, 556 है, तो 16 तक कर लिए हैं, तो 50 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली है इसमें। तो कल हम लोग इसको खत्म करेंगे, और इसके साथ हम पूरे केमिस्ट्री का एक होल रिवीजन लाएंगे, और आप लोग रिवीजन के तौर पर इसको पहले पढ़िएगा। ये तो कंप्लीट है, उसमें चैप्टर वाइज चैप्टर MCQ करवाएंगे। ठीक है। तो उससे पहले हम पूरी केमिस्ट्री का होल रिवीजन करवाने वाले हैं। तो आप लोग जो है चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आगे की ओर लोग बढ़ते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे कल। ठीक है बच्चे, गुड नाइट।